अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं राना अबरार खालिद। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस बात की तस्दीक कर दी है, बल्कि उन्होंने ऐलान किया है कि चीन, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात, जो कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं और बायलैटरल इकनॉमिक कोऑपरेशन चल रही है उनके साथ, इन ममालिक ने एक साल के लिए पाकिस्तान के कर्जे जो वाजिब अदा थे, 12 अरब डॉलर के कर्जे, उनको रोल ओवर कर दिया है। मतलब उनकी वापसी मुअख्खर हो गई है, जिसके नतीजे में ये रोज़े रोशन की तरह अयां हो गया है कि अब आईएमएफ प्रोग्राम, जो नया 3 साल आईएमएफ प्रोग्राम है, उसमें कोई रुकावट नहीं रही है। और उम्मीद की जाती है कि रवां माह के दौरान आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। लेकिन नाजरीन, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये बात काफ़ी अफसोसनाक है कि गुज़श्ता कई दिनों से एक मुखालिफ सियासी गिरोह है जो मुसलसल ये प्रोपेगंडा कर रहा था, और उसके हमनवा एक नाम निहाद सहाफ़ियों का, जो सोशल मीडिया के सहाफ़ी हैं, उनका भी एक ग्रुप और कुछ सहाफ़ी भी हैं, जो कि एक मुसलसल प्रोपेगंडा, मनफी प्रोपेगंडा हो रहा था कि शायद पाकिस्तान के ये कर्जे रोल ओवर नहीं होंगे, इनकी वापसी मुअख्खर नहीं होगी, और इस तरह हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किल पेश आएगी और आईएमएफ की रिक्वायरमेंट शायद फिल वो कह रहे थे कि नहीं हो पाएंगी। और इसके ऊपर वह शादियाने भी बजा रहे थे और आईएमएफ प्रोग्राम के बारे में शकों को शुभात पैदा कर रहे थे। न जाने इन लोगों का, इस सियासी गिरोह का और इनके हमनवा नाम निहाद साथियों का क्या एजेंडा है, ये आज हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि चीन, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात की तरफ से ये जो 12 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर किए गए हैं, इनके आईएमएफ प्रोग्राम और मुल्की मईशत पर ओवरऑल क्या असरात पड़ेंगे, और ख़ास तौर पर आईएमएफ प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के नतीजे में मुल्की मईशत के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और उसके साथ साथ हम इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे कि काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 6 बिजली की तकसीमकार कंपनियों और 4 बिजली पैदा करने वाली कंपनियों की निजकारी की मंजूरी दे दी है, जो कि सबसे ज्यादा खसारे वाली कंपनियां हैं। प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं नाजरीन डॉक्टर महमूद खालिद, जो कि मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड से है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्काइप के जरिए सीनियर सहाफ़ी और मुआशी तजियाकार इरशाद अंसारी मौजूद है। इरशाद अंसारी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार सीनियर सहाफ़ी, जिनके मईशत के ऊपर जिनका काम है, जिनकी एक ग्रिप है मईशत पर, सैयद मेहताब हैदर। मेहताब हैदर साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम डॉक्टर महमूद खालिद साहब से ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आसान अल्फाज में और सादा ज़बान में ये बताएं कि ये जो कर्जे 12 अरब डॉलर के, इनकी वापसी मुअख्खर हुई है एक साल के लिए, जो कि आईएमएफ की एक रिक्वायरमेंट थी, तो इसका आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मुल्की मईशत के, क्योंकि हम ये जो अदायगियाँ हैं इस साल इनकी छूट मिली है, तो मुल्की मईशत ख़ास तौर पर एक्सटर्नल अकाउंट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे दोबारा अपने प्रोग्राम में शमूलियत का मौका दिया। देखें, जो हमारी एक्सटर्नल अकाउंट की पेमेंट्स हैं वो तकरीबन कोई 25 अरब डॉलर के करीब साल की हमारी होती हैं, जिसमें हमारी पे बैक भी है, जो हमने कर्ज़े वापस करने होते हैं, साथ ही साथ जो उनके ऊपर सूद भी है जी। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज इनके लिए चाहिए होता है, ये हम अर्न करते हैं एक इकॉनमी के तौर पे, हम अपनी एक्सपोर्ट्स के थ्रू या फिर जो हमारी रेमिटेंस आ रही होती है। अगर हमारी ये जो कमिटमेंट्स हैं, जो हमने वापस करने हैं पैसे, जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, उनको अगर हम इनको पूरा ना कर पाएँ तो एक ओवरऑल जो हमारी इकॉनमी के लिए नेगेटिव एक सिग्नल जनरेट होता है कि जिससे हमारे बारे में ये समझा जाता है कि हम शायद उस तरीके से सस्टेनेबल नहीं हैं। तो जब हमारे पास इस तरह का अगर कोई प्रेशर आ जाता है एक्सटर्नल अकाउंट का,
तो इवन जो प्राइवेट क्रेडिटर्स हैं वो भी हमें कर्जा नहीं देते। और जिस तरीके से अभी आपने बात की कि आईएमएफ के साथ हम नए प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी हमें परेशानी का बायस होता है, क्योंकि हमसे सब पूछते हैं कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी होगी। तो जब इस तरह हमारे अगर कर्जे रोल ओवर हो जाते हैं तो इनका दो मतलब होते हैं। एक तो कि हमारे क्रेडिटर्स ने हम पे ट्रस्ट किया है कि वो ये समझते हैं कि हम अपने इस कर्जे को एक किस्म का नया कर्जा बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे एक तो ट्रस्ट जो सा जाहिर होता है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रेशर हमारी इकॉनमी के ऊपर आ रहा था वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाता है। इससे जो हमारी ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ साथ हमारे वो ज़रूरी अखराजात जो जैसे हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, या हमने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, या जो अदरवाइज़ हमारे लिए स्ट्रेस था कि हमने नया कर्जा लेना है, उसके ऊपर हमारा प्रेशर कम हो जाता है। तो ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से ना सिर्फ आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से हमें पॉजिटिव है, बल्कि ओवरऑल एक हमारी रेटिंग भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि हमेशा एक देखें कि जो एक झुंड वाली तरतीब होती है ना, कि जिसमें एक जो हमारा अगर कोई एक्शन होता है वो दूसरे इंडिविजुअल को भी पॉजिटिव एक सिग्नल देता है। तो इस रोल ओवर की वजह से हम ये समझते हैं कि जो एक हमारी रिक्वेस्ट है रीशेड्यूलिंग की, जो हमारे बाकी क्रेडिटर्स हैं, तो वो काफ़ी हद तक पॉजिटिवली इसको देखा जाएगा। जी जी, सैयद मेहताब हैदर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक तो इसका जो इम्पैक्ट है, जिस तरह डॉक्टर महमूद खालिद साहब बता रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि इन $12 बिलियन के कर्जों के रोल ओवर के बाद माली साल 2024-25 में मज़ीद कितनी आउटस्टैंडिंग्स हैं जो कि हमने बैरूनी कर्जों या उन पर इंटरेस्ट की मद में अदा करनी हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पर इस साल की जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग है वो $26.2 बिलियन की है। तो जब हम 12 बिलियन का ये रोल ओवर कर लेंगे तो इसके बाद हमारा जो कमर्शियल फाइनेंसिंग है वो तकरीबन कुछ $4 बिलियन की है। यानी वो $4 बिलियन हमने वापस तो करने हैं, लेकिन वो उम्मीद ये है कि हमें वापस वो रीलैंड जो है वो कर देंगे। जी, तो ये बाकी सारे पैसे पाकिस्तान को मैनेज करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें मैं उसका क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है? जी, उसका मैं बेसिकली आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाता है जी, उसका मतलब क्या है। आईएमएफ के प्रोग्राम का होने का मतलब ही ये है कि आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की सारी नीड आईएमएफ की प्रोजेक्शंस के मुताबिक पूरी है। अब उसमें से कुछ अगर मिस हो जाए तो अलग बात है, वरना 3 साल की जो उनका प्रोग्राम का पीरियड है, और कम से कम जो ये फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, इसकी सारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड जो है वो पूरी है। आप डॉक्टर साहब ने अभी जो बात की, इससे अगली बात ये है कि अभी आपने देखा कि फिच, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है, ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, अभी S&P ने तो अपना मेंटेन रखा है, लेकिन फिच ने स्लाइटली जो है वो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव किया है। जी, तो जब आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाएगा तो ये तवक्को की जा रही है कि ये जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये पाकिस्तान की रेटिंग को मजीद इम्प्रूव करेंगी। तो जब इम्प्रूव करेगी तो ये जो हमारी कमर्शियल फाइनेंसिंग नीड्स हैं, क्योंकि हम इस साल ये तवक्को कर रहे हैं कि हम कोई $5 बिलियन के लगभग कमर्शियल फाइनेंसिंग इंटरनेशनल जो बैंक हैं उनसे, और कोई $1 से $1.5 बिलियन का जो बॉन्ड है, इंटरनेशनल बॉन्ड है, वो भी लॉन्च करेंगे। वो उसके ऊपर चीजें जो है 3 चीजें बल्कि इंपॉर्टेंट है। एक तो आईएमएफ के प्रोग्राम का होना, दूसरा ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो इस टाइम इंटरेस्ट रेट्स हैं वो थोड़े से नीचे आए, और तीसरा ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये पाकिस्तान की रेटिंग को इम्प्रूव करें। तो उसके नतीजे में $5 बिलियन हमारे वहां से भी आ जाएंगे। उसके बाद मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल्स जो हैं उनके ऊपर बाकी रह जाएगा। तो ये खासी खुशहाइन बात है, लेकिन अभी सफर का आगाज है। तो जी, हमने आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ भी जाना है, उनसे मजीद इम्प्रूवमेंट की तवक्को करनी है, और अपनी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इसको कंसोलिडेशन की तरफ लेकर जो है वो जाना पड़ेगा। जी, मेहताब साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, आप जाइएगा नहीं। इरशाद अंसारी साहब, आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास
कब शेड्यूल्ड है या मुतवक्के है, और किस हद तक आप होपफुल हैं कि रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं और 3 साला नया IMF प्रोग्राम बोर्ड से अप्रूव हो जाएगा? जी थैंक यू राणा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे दोनों साथियों ने बताया कि डेफिनेटली जब पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, जब वो IMF के प्रोग्राम में होता है तो IMF उस मुल्क की जो इकोनॉमी है उसकी हेल्थ को डिटरमिन करता है। और जब आप IMF के प्रोग्राम में चले जाते हो तो इट मीन IMF की तरफ से उस मुल्क की जो इकोनॉमी है उस पर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री का जो है वो इजहार किया गया है, तो उस इजहार के साथ ही उसके समरात आना शुरू हो जाते हैं। फिर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है। इसी तरह फिर इकोनॉमी के जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। डेफिनेटली उसके असर फिर ये निकलते हैं, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो जनरेट होती हैं, फिर वो एक जिस तरह विशियस सर्कल रिवर्स की तरफ लेके जाता है, इसी तरह प्रोग्रेसिव सर्कल फिर जो है वो एक्टिव हो जाता है और फिर इकोनॉमी जो है वो बूस्ट अप होना शुरू हो जाती है। उसके डेफिनेटली असर जो है वो मस्बत जो है वो सामने आते हैं। प्रोग्रेसिव, इरशाद अंसारी साहब, प्रोग्रेसिव सर्कल आगे की तरफ ले जाता है इकोनॉमी को, और आपने विशियस सर्कल का भी जिक्र किया है। मैं जरा आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये विशियस सर्कल जो है, ये इसके जो प्लेयर हैं कि आप देख रहे हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं प्रिंट मीडिया के भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी, वक्तन फक्तन गाहे बगाहे जैसे ही मौका कोई भी नजर आता है, एक खास सियासी गिरोह है और उसके हमनवा खुद रहो किस्म के सोशल मीडियाई सहाफ़ी हैं, नाम निहाद सहाफ़ी, वो मुसलसल एक प्रोपेगेंडे में शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली इस कर्जों के रोल ओवर के हवाले से जो प्रोपेगेंडा हुआ कि ये कर्जे शायद रोल ओवर नहीं होंगे और उसके नतीजे में जो एक्सटर्नल पेमेंट्स की अरेंजमेंट है वो नहीं हो पाएगी गवर्नमेंट से, और खुदा ना खास्ता शायद IMF का प्रोग्राम खटाई में पड़ जाएगा। ये सारा प्रोपेगेंडा आवाम को डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। ये इन लोगों के क्या मकासद हैं और किन के मफादात के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं? देखिए राणा साहब, ये मैं मुतअद्दिद फोरम पे ये बात कह चुका हूँ और अपनी तहरीरों में भी ये बात लिख चुका हूँ कि हम ये जो हालात नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये हालात वो नहीं है। हम बुनियादी तौर पे एक गैर रवायती जंग में हम शामिल हैं। हम पे आप यूँ कह लें कि मुसल्लत की गई है, ये गैर रवायती जंग मुसल्लत की गई है, और उस जंग का जो हथियार है वो बुनियादी हथियार जो है वो सोशल मीडिया है और इकॉनमी है। और उस जंग में बाहर से भी हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और अंदर से भी हमले हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे दानिस्ता तौर पे इस जंग में जो है वो उन गैर मुल्की ताकतों का जो है वो आलाकार बने हुए हैं। कुछ जो है वो अनजाने में जो है वो इस ईंधन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और आज भी अगर आप देखें कि आज मैं एक जो है वो बयान देख रहा था कि जब आपका IMF का तमाम रुकावटें जब दूर हो गई और हमारे कर्जे भी रोल ओवर करने की यकीनदानी करा दी गई और IMF को भी हमने बता दिया, तो उसके बाद अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं एक बार बयान देख रहा था कि KPK के मुशीर खजाना हैं, उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, महताब भाई हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। उनका बयान है कि अब उन्होंने एक नया बयान दिया है कि अगर वफाक हमें जो है वो हमारे पैसे नहीं देता तो फिर IMF को जो हमने सरप्लस की यकीन दहानी कराई है कि उस यकीन दहानी पे पूरा उतरने की हमसे तवक्को ना रखी जाए। यानी कि फिर से एक जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल जो है पैदा करने की कोशिश। कहने का मकसद ये है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को अपनी सियासत से पाक किया है, उनको आज भी हम देख लें कि वो तरक्की की मनाज़िल तय करके हमसे कहीं आगे चली गई है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से कहीं पीछे हुआ करती थी, लेकिन हमने बदकिस्मती से अपनी लड़ाई का महवर और मरकज इकोनॉमी को बना रखा है। खा हमारी पोलिटिकल पार्टीज हो, खा हमारा सोशल मीडिया हो, खा हमारा आम आदमी हो। बदकिस्मती से हमने आज़ादी इजहार राय के नाम पे मदर पितर आज़ादी हासिल करके अपने मुल्क की बर्बादी का जो है वो हमने खुद जो है वो ठेका उठा लिया है कि हमें अपने दुश्मन पालने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं। आप एक बात याद रखें, देखिए थोड़े हम बड़ी मिसालें देते हैं, यूरोप की हम बड़ी मिसालें देते हैं, UK की बड़ी मिसालें देते हैं, हम जो है वो इंसानी हकूक के नाम पे अमेरिका की। अभी आप 4 दिन पहले की आप बात देखने, आज भी मीडिया पे भी चल रहा है कि UK में इस किस्म की जो है वो फसादात और इस तरह का सोशल मीडिया पे जो है वो उन्होंने वावीला मचा के और मुल्क को जो है वो डिमोरलाइज और डैमेज करने की कोशिश की। तो आप देखें वहां पे वहां की जो इंतजामिया है, वहां की जो रियासत है, उसने इनको आड़े हाथों लिया और घरों से जाके ऐसे शरपसंद अनासर को जो है उठाया और उनको
वहां पे ये होता है रैपिड जो है वो इंसाफ का जो निज़ाम होता है, हालांकि और वहां जो पर नजर भी आता है, इंसानी हकूक वहां उन की लोगों बड़ी को सर सख्ती से पाबंदी मुझे की एक बात जाती है। रिपीट करने दीजिएगा राणा साहब, जी ये मेरी बात थोड़ी रह जाएगी जी कि जी देखिए हम उनके मिसालें देते हैं, इसलिए मैं ये बात करूं कि वहां से उन्होंने घरों से उठाया और उनको प्रोसिक्यूट किया और उनको सजाएं भी दी। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ क्यों हौसला अफजाई होती है ऐसे लोगों की? इसलिए होती है कि उनको पता है कि जब हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो हम आजादी इजहार के नाम पे सारे लोग बाहर आ जाएंगे, ना सिर्फ मुल्क से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं जो इनकी पास कुछ पनाही कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे। जी आज मुझे बताएं, यूके में उनके खिलाफ सजाएं दी गई हैं, उनको जो है वो अरेस्ट किया गया है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। पाकिस्तान से कितने लोग हैं आजादी इजहार के नाम पे उनके खिलाफ जो है होने वाले एक्शन के खिलाफ उठे हैं? अमेरिका से कितने लोग हैं जो उनके खिलाफ जो है वो इस तरह उन्होंने करारदादें अपने ईवानों में पास की हैं? खुद यूके के अंदर कितने लोग हैं, कितनी तंजीमें हैं, कितनी तंजीमें बाहर आई हैं उनके हक में और उन्होंने आके रोड ब्लॉक किए हैं, एहतजाज किए हैं। हमारे यहाँ हमारे मुल्क को डैमेज करने की पूरी कोशिश की जाती है। कोशिश नहीं की जाती, डैमेज किया जाता है। उसके शवाहिद मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन जैसे जो है वो रियासत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आती है जी तो तमाम जो है वो बरसाती मेंढक की तरह तमाम तंजीमें भी बाहर आ जाती हैं और लोग भी बाहर आ जाते हैं और उन लोगों को जो है वो समझाने की बजाय कि भाई मुल्क है तो हमें, उल्टा जो है वो रियासत और रियासती इदारों को मलाइन करना शुरू कर देते हैं। जहां पे लोगों के साथ जुल्म हो वहां पे हमें आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मदर पिदर आजादी के नाम पे किसी को इस किस्म की खुली छूट नहीं होनी चाहिए कि ना वो इदारों को बख्शे, ना वो मुल्क को बख्शे, ना वो जो है वो खुद जो है वो जिस शाख पे वो बैठे हैं उस शाख को जो है वो बख्शे, उसको भी काटे। जी तो कम से कम इस जी चीज की तफरीक होनी चाहिए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, कितने लोग हैं इंसानी हकूक के अलम बरदार, कितने हैं जिन्होंने यूके में इस तरह के एक्शन के खिलाफ बात की हो? कोई एक भी बाहर नहीं आया। डॉक्टर साहब, आज भी इरशाद अंसारी साहब कह रहे थे कि गैर यकीनी कैफियत पैदा करने की कोशिश हो रही। ये जो प्रोपेगेंडा है, मनफी प्रोपेगेंडा मईशत के बारे में किया जाता है, मईशत के साथ खेला जाता है, पॉलिटिकल प्ले किया जाता है, इसके कितने एज ए इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं कि कितने इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि शायद इसी वक्त के लिए कहा गया था कि तुंदी मुखालिफ से ना घबराए क़ाब। जी तो आपने तो ऊंचा ही उड़ना है। जो इस तरह के प्रोपेगेंडा के हवाले से बात होती है, डेफिनेटली उसका इकॉनमी में एक नेगेटिव कॉनोटेशन जाता है और उसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे क्रेडिटर्स हैं या कोई भी ऐसा इदारा है कि जो एक ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से अपना तासुर कायम कर रहा है, वो बहुत नेगेटिव पिक्चर जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके हल भी हमारे पास ही मौजूद हैं। अगर हम जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को करेंगे, प्रोसेस ओरिएंटेड होगी और ओपनली एक चीज़ को जो है वो हम मैनेज करेंगे। अब जैसे आप मिसाल ले लें आईपीपीज़ के हवाले से। अब आईपीपीज़ के हवाले से पूरी इकॉनमी में एक अंडरस्टैंडिंग है कि शायद जो हमारे उनके साथ मुआहदे हुए थे उसके अंदर कोई फ्लॉज थे या उस वक्त उसके ऊपर डिबेट या बहुत ज़्यादा कोई आर्गूमेंट्स नहीं हुए थे। तो अगर हम पॉलिसीज़ बनाते हुए या कोई भी इस किस्म के एक्शंस लेते हुए एक स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें और उसके हवाले से एक ट्रांसपेरेंटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो जो इवन अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश भी कर रहा है उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इरशाद अंसारी साहब, ये आप सीनियर सहाफ़ी हैं और बेताब हैदर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन तवील अरसे से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये जो आप मईशत के हवाले से खबर बनाते हैं, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या क्या तकाजे पूरे करते हैं? कितना वेरीफाई करने के बाद उस खबर को छापते हैं या नश्र करते हैं? जबकि ये जो सोशल मीडिया के एक खुदरौ किस्म के सहाफ़ी बने हुए हैं, नाम निहाद सहाफ़ी, इनका क्या तरीक़ाकार है? देखिए, उनका जो तरीक़ाकार है वो तो आपके सामने है। मैं आपको एक बात कहूँगा, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप ये समझते हैं कि जर्नलिस्ट के लिए उसकी मौत जो होती है उसकी खबर की तकदीर या उसका बाउंस होना होता है। लिहाजा जर्नलिस्ट जो है प्रोफेशनल है। हम कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारे पास खबर होती है कि हम उस खबर को वेरीफाई करते हैं, उस मुतलका जो इदारा होता है उससे हम उसका जो स्टैंड पॉइंट कह लें या दूसरी जो साइड होती है, द पिक्चर की जो दूसरी साइड होती है, वो जानने के लिए हम उनसे बार बार राब्ते करते हैं। कई मरतबा वो लोग हमसे उस तरीके से हमें वो अपनी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर नहीं कर पाते या हमसे रब्ता नहीं करते, तो हम सब्र करते हैं कि दूसरे जराए से हम कोशिश करते हैं कि हमारी इस खबर की तस्दीक हो जाए। कई मरतबा इस तस्दीक के चक्कर में हमारी वो खबर किल हो जाती है, कोई और जर्नलिस्ट हमारा साथी जो है वो खबर दे देता है, यानी कि ये होता था। और दूसरा ये कि आप भी जानते हैं कि हमारे लिए हमारी जो मौत होती थी सबसे बड़ी वो ये होती थी कि जब कोई हमारी खबर की तस्दीद आ जाए। बदकिस्मती से अब ये ऐसा शुरू हो गया, ये
अब यूट्यूब या सोशल मीडिया की बात नहीं है, अब ये दूसरे जर्नलिज्म में भी ये आना शुरू हो गया है कि हमारा जो जर्नलिज्म की जो रियल जो एक्चुअल जो रूह थी ना वो अब खत्म होना शुरू हो गई है, जर्नलिज्म एक्चुअली खत्म होता जा रहा है। तो जी अब ये है कि जिसकी भी आपने पगड़ी उछालनी है, जो कुछ भी करना है, आपने बगैर किसी तस्दीक के आप सोशल मीडिया पे आप डाल दें, वो मिनटों और सेकंडों में जो है वो उसका बेड़ा गर्क कर देगी। उसके बाद आप रिटाई से जो है वो ये कह दें कि जी सॉरी जो है वो जो मैंने जो जी पोस्ट डाली थी वो मैं मैंने डिलीट मैं कर आपके दी, पास आता हूं। मेहताब साहब लाइन पर हैं। सैयद मेहताब हैदर साहब, क्या आपने अपनी जो जिंदगी करियर है उसमें मईशत के हवाले से कोई खबर छुपाई हो कभी, या किसी प्रेशर के नतीजे में उसको आवाम तक इंफॉर्मेशन ना लाने की का फैसला किया हो? कभी कोई ऐसा कोई नौबत आई हो? जी देखिए राज साहब, बुनियादी तौर पे इस टाइम जिसका हम शिकार है वो ये है कि पोलराइजेशन है। जी और ये पोलराइजेशन जो है ये इसने मुआशरे के हर तबके को इम्पैक्ट किया है, और हम जर्नलिस्ट भी इससे मुबर्रा नहीं। जी देखिए आज जब कॉन्फ्लिक्ट हो कहीं किसी भी इशू के ऊपर, तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जर्नलिज्म की जो बेसिक्स हैं जी उसकी तरफ वापस जाने की जरूरत है। और वो बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये है कि जो हमें पढ़ाया गया था वो यही था कि आपकी स्टोरी के अंदर 5 Ws और 1 H का जवाब होना चाहिए। जब तक किसी स्टोरी के अंदर 5 Ws और 1 H का जवाब नहीं है वो स्टोरी मुकम्मल नहीं है। देखिए बुनियादी तौर पे अगर हम उस बेसिक की तरफ वापस चले जाएं तो जी चीजें जो है वो ठीक हो सकती है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान में जो है वो जर्नलिज्म, मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान में ज्यादा अच्छे जर्नलिज्म की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। अच्छे जर्नलिज्म से मुराद ये है कि वो जो 5 Ws और 1 H का जो है उसके अंदर जवाब। देखिए एक साफी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी का इशू है। जी अगर मेरी एक स्टोरी मेरे नाम से छप रही है और वो खुदा न खास्ता फैक्चुअली रॉन्ग है तो मुझे इसमें शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। और ये जर्नलिज्म इज अ हिस्ट्री रिटन इन हेस्ट। गलतियां होती हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। जी इरशाद अंसारी साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस आज़म का इजहार किया है कि ये IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि ये कोई क्वेस्ट प्रोग्राम नहीं है कि होगा नहीं होगा। आखिरी प्रोग्राम होने के लिए हुकूमत को क्या इक़दामात करना होंगे, ये मेरा सवाल है आपसे। जी देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आप माजी में जाए ना तो इससे पहले भी हमने IMF को खुदा हाफिज किया था। इसका वाहिद एक ही हाल है कि जब तक हम अपनी चादर देख के पाँव नहीं फैलाएंगे, अपने वसाइल नहीं बढ़ाएंगे, अपने गैर जरूरी अखराजात कट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे, आप रेमिटेंसेस नहीं बढ़ाएंगे, वैल्यू एडिशन नहीं बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, तो आप IMF के प्रोग्राम से, IMF के चुंगल से आजाद नहीं हो सकते। जी आपने बहुत देर पहले IMF को जी इरशाद अंसारी साहब, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और यहीं से ही शुरू करते हैं ब्रेक से वापसी पर। वेलकम बैक नाजरीन। चंद रोज कबल नायब वजीर आजम सेनेटर इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ, जिसमें निजकारी प्रोग्राम का असर नौ थरोली जायजा लिया गया। इस इजलास में सेकंड फेज के लिए 6 सबसे ज़्यादा खसारा करने वाले बिजली तकसीम कार कंपनियां यानी डिस्कोस और 4 पावर जनरेशन कंपनियों की निजकारी का फैसला किया गया है। और ये जो कंपनियां हैं, ये इदारे हैं, तकरीबन सालाना 200 अरब रुपए का खसारा करती हैं। ये इनमें जो डिस्कोज हैं, इनमें लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है लेस्को, इसके अलावा
पेस्को है, हज़ारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, मेपको है, मुल्तान इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सेपको है और हेस्को शामिल है। इसके अलावा 4 जेनकोज हैं। तो ये जो फैसला हुआ है ये बड़ा अहम है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इन तमाम इदारों की निजकारी की काफ़ी सालों से कोशिश हो रही है, लेकिन कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो पाई। दावे भी बहुत किए गए। मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये एक सीरियसनेस नज़र आ रही है। जिस तरह PIA की निजकारी का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, तो अब ये इन इदारों के जो खसारे वाले इदारे हैं इनसे जान छुड़ाने या इनको प्राइवेट शोबे के हवाले करने का फैसला हुआ है। तो सैयद महताब हैदर साहब, ये जो 4 डिस्कोज या 6 डिस्कोज और 4 जेनकोज की निजकारी है, इसके नतीजे में तवानाई के शोबे के जो मसाइल हैं, आप जानते हैं क्या क्या मसाइल हैं, वो किस हद तक ओवरकम होंगे और तवानाई का शोबा एक एफिशिएंट शोबे के तौर पर चल सकेगा? जी देखें, बुनियादी तौर पे ये जो वर्ल्ड बैंक का लोन था 90s में, इसके तहत हमने पावर सेक्टर को अनबंडल किया, लेकिन वो प्रॉब्लम ये हुई कि आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला हुआ। हम वापडा को तो हमने तोड़ दिया, उसको हमने डिस्कोज में, जेनकोज में और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो सारा कुछ अलग अलग हमने कर दिया। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि सारे के सारे सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने जेनकोज और जो डिस्कोज है वो अनबंडल को किया, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं दी बल्कि वो पब्लिक सेक्टर को जी। तो उसके नतीजे में डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई पूरे सिस्टम के अंदर। फिर साथ IPPs आ गई, तो एक अलग से एक फियास्को जो है क्रिएट हुआ। अब हल ये है कि हुकूमत की ख्वाहिश तो ये है कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, लेकिन आप अगर माजी का एक्सपीरियंस देखें तो ये इतना आसान जी। इसमें देखना ये है कि या मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन हो या कंसेशनल एक्ट। मसला ये है कि हुकूमत की ये काम नहीं है कि वो जेनकोज को जो है वो करे और डिस्कोज को जो है वो मैनेज करे। ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत इससे निकले, लेकिन इससे निकलना इतना आसान नहीं है। अभी आप देखें तो PIA की प्राइवेटाइजेशन अभी देखा आपने कि अभी वो जारी है, और कोशिश ये है कि इस कैलेंडर ईयर के दौरान जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये अच्छी बात है कि उन प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट के अंदर दोबारा से डिस्कोज को और जेनकोज को शामिल किया है। मैं समझता हूँ एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन ये है कि कम से कम एक स्टार्ट तो करें एक डिस्कोज से और एक जेनकोज से, ताकि ये एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो जाए और फिर उसको जो है वो बातों पे रेप्लिकेट किया जाए। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं और ये बात ठीक भी है कि ये पावर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब इस पावर सेक्टर के जो लॉसेज हैं उससे निकलने का तरीका यही है कि इनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर किया जाए और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो डेवलप की जाए, ताकि ये सस्टेनेबल बिजनेस को चलाया जा सके। जी। डॉक्टर महमूद खालिद साहब, बिलाशुबा हुकूमत का काम नहीं है कि डिस्कोज और जेनकोज को मैनेज करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी यही सोच है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, बल्कि कारोबार को फैसिलिटेट करना हुकूमत का काम है, प्रमोट करना हुकूमत का काम है। तो ये आप ये जो डिस्कोज और जेनकोज की निजकारी को प्रायोरिटी पर लिया गया है, तवानाई के शोबे के बड़े मसाइल हैं, बिजली भी महंगी हो गई है आम आदमी के लिए, आम आदमी काफ़ी तकलीफ़ का शिकार है, तो क्या इससे आप किस हद तक बेहतरी देखते हैं? देखें, गवर्नमेंट का जैसा आपने कहा कि वाकई काम नहीं है कि वो ख़ुद से वो काम करे जो प्राइवेट सेक्टर बेहतर तरीके से कर सकता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक से पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि IMF का प्रोग्राम क्यों और कैसे हमारा ये लास्ट हो सकता है, उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई हुई है एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और उन्होंने टारगेट ये दिया है कि हम इसको 3 साल के अंदर 60 बिलियन तक लेके जाएं, ताकि हम इंपोर्ट का अपना जो बिल है वो फाइनेंस कर सकें। तो अब उसमें सीरियसनेस है कि हम पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो टैरिफ के हवाले से और इस तरह। अब यही चीज़ जो सी है पावर के हवाले से और एक ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन उसके हवाले से भी मौजूद है। लेकिन जैसा मेहताब साहब ने भी कहा कि जो टैरिफ, ये आपके जो एनर्जी है, ये इतना आसान सेक्टर नहीं है। इसमें प्रोडक्शन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है,
फिर उसमें कलेक्शन है, और सबसे बढ़ के ये है कि जो एक हमारा फार्मूला है जिसके तहत हम बिजली बेचते हैं वो एक और अथॉरिटी बनाती है। तो सिर्फ अगर आप प्राइवेटाइजेशन से समझें कि ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा तो ये मुश्किल है। ये ज़रूर है कि जो एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा रिसोर्स फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, उनके जो डेफिसिट्स हैं उनके लिए उसमें काफ़ी हद तक कमी हो सकती है, लेकिन कुछ और भी पॉलिसीज़ हैं इसके साथ बनाने की ज़रूरत है कि जिससे आपका जो पूरा का पूरा जो एनर्जी सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में जा सके। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक आइटम की बजाय आप पूरा, जैसा अभी मेहताब साहब ने कहा कि अनबंडल हो चुका है, तमाम जो आपके सेगमेंट्स हैं इन सबको इकट्ठा प्राइवेटाइज किया जाना ज़रूरी है ताकि आपका ये एक पूरा सिस्टम फंक्शन कर सके। जी इरशाद अंसारी साहब, हमने पावर के शोबे में, एनर्जी के शोबे में एक तजर्बा पहले किया था प्राइवेटाइजेशन का, KESC को प्राइवेटाइज किया था जो कि KL इलेक्ट्रिक के नाम से चल रही है। एक को अगर गैर जानबदाराना राय हो तो इसके को हम बुरा तजर्बा भी नहीं कहेंगे लेकिन कोई बहुत अच्छा तजर्बा भी नहीं कह सकते। तो आप क्या समझते हैं कि ये पूरा शोबा एनर्जी का प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो इसकी कास्ट पर क्या असर पड़ेगा, और एक आम आदमी जो कि एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर क्या मजीद बोझ बढ़ नहीं जाएगा? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसकी निजकारी के साथ साथ इस पूरे शोबे की रीवैम्पिंग की जरूरत है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे बगैर वर्किंग के, जैसे महताब साहब भी और महमूद साहब भी कह रहे थे कि इसमें बहुत सी जो है वो पेचीदगियां हैं, इसमें कानूनी पेचीदगियां भी हैं। अगर ये सारी वर्किंग किए बगैर अगर आप इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो इससे मसाइल कम होने के बजाय मसाइल बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखें, अभी बिल जो है वो आवाम की दस्तरस से बाहर है। जब तक आप एनर्जी मिक्स को बेहतर करने का कोई हल बना के, फार्मूला बना के आप आगे नहीं बढ़ते, तो अगर आप प्राइवेटाइज भी कर देंगे तो वक्ती तौर पे आप इस एक चीज से तो बाहर निकल आएंगे कि गवर्नमेंट जो फाइनेंसिंग करती थी वो गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अल्टरनेट या उसके मद्दे मुकाबल जो इसकी कास्ट आवाम को बेयर करनी पड़ेगी, उसके आगे जो है वो शायद हुकूमत के लिए जो है वो खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो प्राइवेटाइज हम इसके हक में हैं कि वो तमाम इदारे जो खसारे में हैं, और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के लिए जो वो सफेद हाथी बने हुए हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे जान छुड़ाए। और इसी तरह ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं या पावर की जो जेनकोर जो हैं, उनको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेटाइज करे। इसका हल इसी में है। लेकिन उसके साथ साथ बेहतर ये है कि इसके साथ साथ जब ये प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे, इनके लिए जो है वो अल्टरनेट फ्यूल, जो कि इस वक्त सस्ता फ्यूल है। देखिए, सस्ती बिजली पैदा करने के लिए जब आप इन पावर कंपनियों को आप देंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो वो फिर कहेंगे ठीक है जी हमें फर्नेस ऑयल से जो है वो अवेलेबल है इस वक्त, हम फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करेंगे, तो उससे जो बिजली की पैदावारी लागत होगी वो बढ़ जाएगी। बजाय इसके कि आप इसी तरह जो है वो बगैर बरती कि आप इसको वो करें, अगर आप इसके साथ साथ आप LNG जो इसका अल्टरनेट फ्यूल है, सस्ता फ्यूल है, जिससे शायद हकान नवासी के दौर की आपके पास मिसाल मौजूद है कि आपने $2 अरब की बचत की है। अगर आप अल्टरनेट फ्यूल के लिए भी जो सस्ता फ्यूल है उसके लिए भी आप साथ साथ अरेंजमेंट करेंगे और इनके साथ आप शर्त रखेंगे इन प्राइवेटाइजेशन के साथ कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इसको खरीदेंगी उनके लिए ये लाजम होगा कि वो महंगे फ्यूल की बजाय इसको सस्ते फ्यूल पे जो है वो चलाएंगी, और सस्ते फ्यूल पे चलाने के लिए गवर्नमेंट भी उनको जो है वो यकीन दहानियां कराएंगी कि उसको इंपोर्ट करने के लिए या मंगवाने के लिए गवर्नमेंट की जो असिस्टेंस की जरूरत है, जो तावन की जरूरत है, गवर्नमेंट उस पर तावन करेगी, उसके लिए पॉलिसी देगी, ताकि और फिर जो LNG टर्मिनल लगने थे नए, वो LNG टर्मिनल लगें और अल्टरनेट फ्यूल जो है वो फर्नेस ऑयल के मुकाबले में इनके पास आए। और जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो इसके साथ साथ, लेकिन हमें सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा कि हमें रीवैम्पिंग की जरूरत है। खाली हमें सिर्फ ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि हम प्राइवेटाइज करके अपनी जान छुड़ा दें। इसके साथ साथ हमें जो सस्ता फ्यूल है, सस्ती जो बिजली पैदा होती है, कि हमें डैम बनाने चाहिए जो आबी वसाइल हमें बढ़ा के उससे जो है वो हमें बिजली पैदा, सस्ती से सस्ती बिजली पैदा करने की तरफ भी जाना चाहिए, ताकि हमारा एनर्जी मिक्स जो है वो बेहतर हो। उसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। जैसे जो आपने IPPs की बात की राणा साहब, एक पॉइंट छोटा सा IPPs में बात करना चाहूंगा। जैसे पहले भी मैंने कहा कि बदकिस्मती से हमारा मसला ये है कि हम हर चीज को पोलिटिसाइज कर देते हैं। IPPs के मामले में भी जो है वो पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है और लोगों को पूरी बात नहीं बताई जा रही। इसमें कोई शक नहीं है कि इनके जो मुआहदे हुए हैं उसमें खामियां हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रियासत या इंतजामिया खुद कर सकती है और वो खुद करके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। कि मसलन मैं आपको एक बात बताऊं कि इन IPPs का कोई जो है वो कैपेसिटी ऑडिट नहीं होता। इनको कैपेसिटी चार्जेस देने से पहले गवर्नमेंट को हर साल इनका टेक्निकल ऑडिट करना चाहिए। ये हो नहीं सकता
कि एक पावर प्लांट 10 साल पहले लगे और वो 10 साल तक वही एफिशिएंट रहे और उसको 100% कैपेसिटी चार्जेस जो है जी, मिलते रहे। आप इन्होंने दुरुस्त कर अपने रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो भरे हुए हैं गवर्नमेंट को दिए हुए हैं, एफबीआर को दिए हुए हैं, गवर्नमेंट के पास मौजूद है इनका रिकॉर्ड, उसमें इन्होंने खुद लिखा हुआ है और गवर्नमेंट इनको अलाउ किया हुआ है डेप्रिसिएशन का। कम जी। से कम जो डेप्रिसिएशन उन्होंने क्लेम की है उस डेप्रिसिएशन को उसमें से मिनहा करके जो कैपेसिटी बनती है उस कैपेसिटी पे इनको जो है वो पेमेंट की जाए। दूसरा इसका जो हल है, हर बंदा ये कहता है कि जी आप मुआवजे रिवाइज कर दें, मुआवजे उसके जो है वो नुकसानात और उसके जो उसके असरात हैं उस पर नहीं जाता कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है कॉन्फिडेंस जो आप बड़ी मेहनत से उसको बिल्ड करते हैं तो उसका क्या होगा, अगर कोई आर्बिट्रेशन में चला जाता है तो उसका क्या होगा। इसका एक ही हल है और गवर्नमेंट को भी पता है, तमाम सब्सिडाइज गैस जो है वो खत्म करे, सब्सिडाइज गैस खत्म करके जो ये फ्यूल जो गवर्नमेंट ने वादा किया हुआ कि हम आपको फ्यूल देंगे, वो फ्यूल इन आईपीपीज को दिए जाए और इनसे डिमांड की जाए कि आप अपनी फुल कैपेसिटी पे अपने पावर प्लांट्स चलाएं। और ये एक तो एनर्जी मिक्स आपका यकदम नीचे आ जाएगा, जो आप 40 रुपए पर यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं आपकी ये 7-8 रुपए 10 रुपए से कम नीचे आ जाएगा। और दूसरा ये होगा कि अभी कोई भी आईपीपीज का प्लांट ऐसा नहीं है कि जो अपनी फुल एफिशिएंसी पे चल सके। इनको जैसे गैस मिलेगी इनके प्लांट नहीं चल पाएंगे। जब प्लांट नहीं चल पाएंगे तो इनका ये एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट जो है वो एज पर एग्रीमेंट इस बात की पाबंद नहीं होगी कि इनको फुल कैपेसिटी के जो है वो जी। चार्जेस दिए जाए, जी। बल्कि गवर्नमेंट इनको जो है वो ये कह सकती है कि आप चूंकि आप अपनी बिजली उस तरह पैदा नहीं कर रहे हैं, हम आपको फ्यूल मैं दे रहे आपके हैं, पास हम आपको पेनल्टी मैं आपके जो है पास वो इरशाद आयद मिर्जा साहब करेंगे। दोबारा आता हूं। मेहताब हैदर साहब, बिलाशुबा ये बातें ठीक हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इन 10 ऑर्गेनाइजेशन 6 डिस्कोज और 4 जेनकोज का जो खसारा है 200 अरब रुपए है और ये वफाकी हुकूमत पे करती है। वफाकी हुकूमत टैक्स मनी में से, आपके मेरे आम आदमी के दिए हुए टैक्स के पैसों से ये खसारा पूरा करती है। और बहुत बार कहा गया कि इन इदारों में इस्लाहात की जाए, इनको मुनाफा बख्श बनाया जाए, लेकिन बातों से आगे कुछ भी नहीं हो सका। आज भी ये इदारे बदतरीन खसारा कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ ये है कि जैसे ही निजकारी की बात होती है इनकी, तो फिर बहुत सारी मुखालिफ आवाजें भी उठना शुरू हो जाती हैं। ये रुकावटें कैसे दूर की जा सकती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपनी पॉलिटिकल विल और जो स्टेट की रिट है उसको इस्टेब्लिश करनी है। और रिट इसी तरह से इस्टेब्लिश हो सकती है कि हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, अगर हम सारे इसके ऊपर एग्री करें और हुकूमत अपनी रिट को इस्टेब्लिश करे तो हुकूमत को ये काम अब करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट के जो वसाइल हैं, आप ये देखिए कि पिछले अगर 2-3 साल के अंदर आप देख लें तो पावर सेक्टर के जो लॉसेज हैं, एक तो प्रॉब्लम ये है कि पावर सेक्टर का पूरा फोरेंसिक ऑडिट करने की जरूरत है। ये अपने लॉसेज जो है वो पूरी तरह से दिखाते नहीं। इनके लॉसेज जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा है जी। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। इस तरह ये पूरे का पूरा सेक्टर बैठ जाएगा। इसका हल यही है कि इसको पूरे का पूरे सेक्टर को रिवैम्प करने की जरूरत है। और रिवैम्प करने का तरीका ये है कि हुकूमत शुरू से लेके आखिर तक इसकी उससे निकले, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन, इन तीनों चीजों से हुकूमत निकले और ये तीनों चीजें प्राइवेट सेक्टर के हवाले की जाए। और ये जो देखिए, ये पोलिटिकली मैं समझता हूँ जो सबसे मुश्किल सवाल है जो हमारे प्रोग्राम में अभी तक बात की भी, मैं और वो समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या पाकिस्तान में यूनिफॉर्म टैरिफ ही रहेगा जी, या ये टैरिफ जो इसको जितनी एफिशिएंट हो उतना ही उसका टैरिफ कम जी। अभी तो मसला ये है कि क्रॉस सब्सिडी के लिए हम एक टैरिफ जो है वो दे रहे हैं तमाम पूरे मुल्क के। तो ये वो सवाल है जो कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके प्रोज और कॉन्स भी हैं। लेकिन बुनियादी जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब तक इस पूरे सेक्टर को कॉम्पिटिटिव मार्केट के ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, ये सेक्टर ठीक नहीं हो सकता। जनरेशन के लिए बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि जनरेशन मिक्स जो है उसको हमने ठीक करना है। और ये जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स है, देखिए बड़े डैम्स बनाने में टाइम लगता है। ये जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर जाएं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाएं और आइडल का जो शेयर है उसमें इजाफे की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जी, कि ये इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है। इंपोर्टेड फ्यूल से हमें जान छुड़ानी होगी।
तो अगर हम इम्पोर्टेड फ्यूल से निकल आए तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचेगा, इन्वायरमेंट भी बेहतर होगा, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा लगा जी डॉक्टर महमूद खालिद साहब, सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से इख्तलाफ राय कैसे ख़त्म किया जा सकता है या इत्फाक राय कैसे पैदा हो सकता है? आप इस हवाले से रिसर्च भी करते रहते हैं, दूसरे मुल्कों में भी निजकारी हुए, पावर के शोबे में, एनर्जी के शोबे में भी निजकारी हुई है, तो फिर पाकिस्तान में ये भांत भांत की आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है? जैसा मेहताब ने कहा, देखें सबसे पहली चीज़ है पॉलिटिकल विल। प्राइम मिनिस्टर ने ये इंदिया दिया कि गवर्नमेंट का साइज़ कम होना चाहिए। उन्होंने पाक PWD के हवाले से इस बजट में डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। जी। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर की वो एंटिटीज़ हैं कि जिनको प्राइवेटाइज़ किया जा सकता है, एक अच्छे रोड मैप के तहत उनको अब आप कर दें। उसमें पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा वो, लेकिन बहुत महदूद लेवल का होता है। जैसे अगर आप कोई भी इदारा उठा के देख लेंगे तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैं, अगर वो 1000 हैं या 2000 हैं, लेकिन अगर उनकी जो कॉस्ट है वो पूरी इकॉनमी को बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए हमें सब्सिडी देनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्राइवेट सेक्टर को वो रोक रहे हैं कि जो खुद आके वही जॉब्स वो कहीं और प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो पॉलिटिकल विल है, मेरे ख्याल में इसको हम फोर फ्रंट पे रखें। और अगर कहीं पे इस किस्म की कन्फ्रंटेशन होती है तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम जो एज अ गवर्नमेंट बात करते हैं वो पूरी इकॉनमी की बात करते हैं, हम इदारों के मुहाफ़िज़ नहीं हैं। अगर लेट्स से कि एक इदारा मुझे बंद करने से 500 लोगों की जॉब्स का लॉस है, लेकिन अगर उसके बदले में प्राइवेट सेक्टर 1000 जॉब्स क्रिएट कर सकता है, या अगर आपकी इकॉनमी ग्रोथ हो सकती है, जैसा आप मिसाल देखें कि जब गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज़ किया तो उसमें आपकी टेक्नोलॉजी भी आई, उसके अंदर आपकी कॉस्ट भी कम हो गई और उसमें एम्प्लॉयबिलिटी भी आ गई। इसी तरीके से अगर आप इन तमाम सेक्टर्स को जो अभी पब्लिक सेक्टर जिनसे आप मैनेज कर रहा है, ग्रेजुअली अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर आपकी जॉब्स भी इंप्रूव हो जाएंगी। तो इस चीज़ के ऊपर टारगेट करना। इरशाद अंसारी साहब, क्विकली 30 सेकंड में कि सरकारी इदारों की निजकारी पर इत्फाक के राय कैसे पैदा किया जाए? देखें, जो कौमी मफाद के फैसले होते हैं ना, वो इत्तफाक के राय उस पर कोई भी नहीं होता होता, वो सिर्फ कौमी मफाद में होते हैं, मुल्क की और कौमी मफाद में होते हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो रियासत अपने ऋण दिखाए और मुल्क के जो मफाद में फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए। सिर्फ इसका एक ही हाल है कि रियासत अपने रिट मनवाए और जो रियासत और मुल्क के मफाद में फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। वरना आपका माजी भरा पड़ा है। जिस फैसले को आपने कंसेंसस पे डालने की कोशिश की है वो पोलिटिसाइज होके जो है वो आज तक जो है वो दाखिल दफ्तर हुआ है। आप उसको कालाबाग डैम ले लें, कोई भी डैम ले लें, कोई और मंसूबा ले लें, जो भी पोलिटिसाइज हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। जी, सिर्फ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपकी बहुत शुक्रिया। निसाब होना चाहिए, उस पे एक होना चाहिए। बाकी जो कौमी मफाद के फैसले हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल विल और रियासत के रिट के साथ बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है इरशाद अंसारी साहब। मेहताब हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। डॉक्टर महमूद खालिद साहब, थैंकफुल, आप तशरीफ़ ले आए, अपना कीमती टाइम हमें दिया। नाजरीन, शुबा ये बात 100% क्या 110% दुरुस्त है। सब इस बात को मानते हैं कि मईशत पर नहीं खेलना चाहिए, चाहे निजकारी हो या दीगर मुआशी फैसले हों। अपना वोट बैंक बरकरार रखने के लिए, वोट बैंक बचाने के लिए या वोट बैंक पैदा करने के लिए माजी में हमने देखा ऐसा होता रहा कि अचानक कोई ना कोई सियासी जमात आकर उसको पोलिटिसाइज करती रही और उसके नतीजे में सैकड़ों अरब रुपए का खसारा टैक्स पेयर्स की जेबों में से अदा होता रहा। ये सिलसिला कब तक चलेगा? कहीं पर रुकना होगा और सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम मईशत के साथ खेल कर दरअसल मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगले इतवार को फिर मिलेंगे नाजरीन। अल्लाह।